सबसे पहले बात गांधीनगर की करते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो में शिरकत की। अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या को सोलर शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। भगवान राम सूर्यवंशी थे, अब अयोध्या के हर घर, दफ्तर और सेवाओं का संचालन सोलर एनर्जी से ही होगा। और गुजरात के भुज और अहमदाबाद के बीच दौड़ने को तैयार वंदे मेट्रो का नाम उद्घाटन से पहले बदल दिया गया। अब इस मेट्रो को नमो भारत रैपिड ट्रेन के नाम से जाना जाएगा। नाम बदलने के बाद पीएम मोदी ने रैपिड ट्रेन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी मौजूद रहे, साथ ही साथ राज्यपाल आचार्य देवव्रत की भी मौजूदगी रही। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज किश्तवाड़ का दौरा किया और चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर जमकर के निशाना साधा, साथ ही आतंकवाद पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि हमने विभाजन के दिन देखे हैं, 1990 में आतंकवाद के दिन भी देखे, कितनी कुर्बानियां दी गई। इस क्षेत्र सहित जम्मू कश्मीर की जनता से वादा करता हूं कि हम आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि कभी बाहर नहीं आ पाएगा। तो हमने वो दिन भी देखे, विभाजन के दिन देखे, 90 में आतंकवाद के दिन देखे। चंद्रकांत शर्मा हो या परिहार बंधु हो, वो सभी ने कुर्बानियां दी। मैं आज इस क्षेत्र के शहीद सभी भाइयों को याद कर आपके बीच में वादा कर जाता हूं, आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि कभी बाहर ना। बीजेपी का सदस्यता अभियान, माफ कीजिए, बीजेपी का सदस्यता अभियान जोर शोर से चल रहा है। त्रिपुरा में भी सदस्यता अभियान को और मजबूत करने के लिए जनजातीय कल्याण मंत्री विकास देव वर्मा की मुहिम जो है वो रंग लाती दिख रही है। लोग बीजेपी के सदस्यता अभियान से खुद को जोड़ रहे हैं। विकास देव वर्मा के विधानसभा क्षेत्र कृष्णापुर में कम्युनिटी हॉल में करीब 450 परिवारों ने बीजेपी की सदस्यता ली। उन्होंने पीएम मोदी और त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा की जन कल्याणकारी नीतियों की सराहना भी की। आज ईद ए मिलादुन नबी का पर्व है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलादुन नबी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस खास दिन को मनाने के लिए अपने संदेश को भी साझा किया। एक्स पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोगों से पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं को अपनाने और देश के विकास के लिए काम करने का संकल्प लेने का आग्रह किया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, ईद मुबारक, मिलादुन नबी के अवसर पर शुभकामनाएं, सद्भाव और एकजुटता हमेशा बनी रहे और चारों ओर खुशी और समृद्धि हो। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है। इस मौके पर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत देश के कई दिग्गज नेताओं ने बधाई दी और लंबी उम्र की कामना की। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर सीएम धामी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को हार्दिक शुभकामनाएं, जो राज्य को बदलने की विभिन्न पहलों में सबसे आगे हैं। उनकी लंबी और स्वस्थ जिंदगी की कामना करता हूँ। वहीं सीएम योगी आज अगरतला दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बड़काथल शांति आश्रम में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया। तस्वीर आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर सकती है। दरअसल मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र में भी इसका वायदा था। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के क्या तैयारी चल रही है, इस पर सूत्रों का कहना है कि इसे इसी कार्यकाल में लागू किया जाएगा। पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस की अपनी स्पीच में प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत भी की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। इसके साथ ही 18,626 पन्नों की ये रिपोर्ट है। पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को ही किया गया था। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 24 सीट पर होने वाले मतदान को लेकर आज प्रचार थम जाएगा। इन सीटों पर 219 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी 16 सीट पर चुनाव लड़ रही इनमें से, जबकि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। कई पूर्व मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की किस्मत दांव पर है। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी पहली बार मैदान में है और अधिकांश सीटों पर त्रिकोणीय या फिर बहुकोणीय मुकाबला है। पहले चरण में जम्मू संभाग के डोडा, किश्तवाड़, रामबन और कश्मीर संभाग के अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम जिलों की कुल 24 सीटों पर चुनाव हो रहा है।
अब खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर है, जहां पर सिरसा से बीजेपी के उम्मीदवार रोहतास जांगदा ने अचानक अपना नॉमिनेशन रिकॉल कर लिया, वापस ले लिया। रोहतास का नाम बीजेपी की तीसरी और अंतिम लिस्ट में जारी किया गया था और अचानक से उनके नाम वापसी से तमाम अटकलें शुरू हो चुकी हैं। हालांकि रोहतास ने अपना नाम बीजेपी के कहने पर वापस लिया है। अब इस सीट पर बीजेपी गोपाल कांडा का समर्थन करेगी। गोपाल कांडा इस सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले बीजेपी ने हरियाणा की सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। एक कैंडिडेट के नाम वापसी के बाद 89 उम्मीदवार अब चुनावी मैदान में बचे हुए हैं। वहीं राजस्थान में इन दिनों भारतीय और अमेरिकी सेना युद्धाभ्यास कर रही है। आज दोनों सेनाओं ने अपने शौर्य का पराक्रम दिखाया। आपको बता दें कि महाजन फील्ड रेंज में दोनों सेनाओं ने अभ्यास किया, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से दोनों सेनाएं अपना पराक्रम दिखा रही हैं। फील्ड में ऐसा अभ्यास मानो जैसे सीमा पर दुश्मन के खात्मे के लिए पूरे जी जान से जुटे हों। दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे की पूरी सहायता की। युद्ध के अभ्यास की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये युद्धाभ्यास लगातार जारी है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब से इस्तीफे का ऐलान किया तब से ही सवाल उठ रहा है कि आखिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सौरभ भारद्वाज से पूछा गया कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में जितनी जानकारी आपको है उतनी ही मुझे भी है। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि बीजेपी को लेकर के जबरदस्त नाराजगी है। वो लोग चुने हुए मुख्यमंत्री के पीछे पड़ गए हैं, अपनी पूरी ताकत लगा दी है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अंबाला कैंट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसमें विधायक मंत्री रहते हुए खुद के अपने कामों की उपलब्धियों का जिक्र किया। विज ने कहा, मैं सबसे सीनियर नेता हूं, अपनी सीनियरिटी के दम पर मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। पार्टी बनाती है या नहीं ये उनका फैसला है। विज से पहले गुरुग्राम से सांसद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी मुख्यमंत्री पद के लिए अपना दावा पेश किया था। वहीं अनिल विज के मुख्यमंत्री फेस वाले दावे पर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी अलर्ट हो गया है। केंद्रीय मंत्री प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अनिल विज के सीएम बनने का दावा कार्यकर्ता के नाते आया होगा, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नायब सिंह सैनी ही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से डॉक्टर्स की मीटिंग बुलाई है। ये बैठक शाम 5 बजे सीएम आवास पर होगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स से बातचीत का ये आखिरी मौका है। सीएम की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया कि बैठक में जो भी बातचीत होगी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, लेकिन बैठक का वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर हो सकती है और ऐसे में ये देखना होगा कि प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स इस मीटिंग में शामिल होने जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं। दरअसल कोलकाता रेप केस मामले में जूनियर डॉक्टर्स पिछले 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रदर्शन को खत्म करने को लेकर सीएम ममता ने कई बार बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। ममता बनर्जी ने पिछले शनिवार को भी डॉक्टर्स को बातचीत के लिए एक डेलीगेशन को बुलाया था, लेकिन बात लाइव स्ट्रीमिंग पर आकर अटक गई थी और आज एक बार फिर से 5 बजे ये बैठक हो जाने की उम्मीद है। यूपी के कानपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की खस्ता हालत जल्द सुधरेगी। लोक निर्माण विभाग लगभग 150 करोड़ रुपए के बजट से 60 सड़कों का निर्माण और मरम्मत का काम करेगा। साथ ही सीएम ग्रिड की तरह ही ठेकेदार 5 साल तक रखरखाव की जिम्मेदारी निभाएंगे। राज्य सरकार ने सड़कों की दुर्दशा को सुधारने के लिए नियमों में बदलाव किया। सड़कों के बनने के बाद ठेकेदार 5 साल तक रखरखाव करेंगे। जल्द खराब होने पर ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी तय की जाएगी। पीडब्ल्यूडी में अभी तक नई सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी 2 साल तक ठेकेदार पर रहती थी। अब ये जिम्मेदारी 5 साल तक होगी। इसके लिए राज्य सरकार ठेकेदारों को अलग अलग साल में 15 से 25% तक रखरखाव का खर्च अलग से देगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आईजीआई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग के अधिकारियों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां पर अधिकारियों ने एक विदेशी नागरिक से 1.5 किलोग्राम से ज्यादा कोकेन जब्त की है। जब्त मादक पदार्थ की कीमत तकरीबन 24 करोड़ बताई जा रही है। आरोपी विदेशी नागरिक लाइबेरिया गणराज्य का नागरिक बताया जा रहा है, जो कि दुबई से दिल्ली आया। उसे एनडीपीसी अधिनियम 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले भी इसी साल मई में दिल्ली कस्टम ने तस्करी का एक बड़ा जखीरा पकड़ा था, जिसमें हांगकांग से आए हुए 2 भारतीय नागरिकों से 2 किलोग्राम से ज्यादा कुछ पाउडर्स और साथ ही 72 लाख रुपए कीमत की 2 लग्जरी घड़ी जब्त की गई थी। यूपी के सोनभद्र से खबर, जहां चुर्क से चोपन की तरफ जा रही मालगाड़ी के आगे भारी बारिश के चलते भूस्खलन के चलते पहाड़ का मलबा रेलवे ट्रैक पर आ गया और कोयला लेने मालगाड़ी चुर्क से चोपन की ओर जा रही थी। जब ट्रैक पर नजर पड़ी तो लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन रुकने तक इंजन के 2 पहिए पटरी से उतर गए। घटना से ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित हुआ। मालगाड़ी के इंजन और साथ ही 2 डिब्बे पटरी से उतरे। घटना के बाद रेलवे कर्मी मौके पर पहुंचे। रेलवे ट्रैक क्लियर करने का काम जारी है।
उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद रहे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बीते 28 मार्च को बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में मौत हुई थी। मुख्तार के परिजनों ने जेल प्रशासन पर स्लो पॉइजन दिए जाने का आरोप लगाया। इसको लेकर मजिस्ट्रियल जांच कराई गई थी और अब जांच में मुख्तार अंसारी की मौत की वजह हार्ट अटैक पाई गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि मुख्तार अंसारी के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हार्ट अटैक की ही पुष्टि हुई थी। इसके साथ इस बात का भी जिक्र है कि प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के परिजनों को कई नोटिस भी भेजे, लेकिन वो जवाब देने के लिए उपस्थित नहीं हुए। यूपी के बहराइच के बाद जहां पर आदमखोर भेड़िए का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद एक बार फिर भेड़िए ने छत पर सो रहे 13 साल के नाबालिग पर अटैक कर दिया। नाबालिग को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। वन विभाग के तमाम इंतजाम के बाद भी महसी इलाके में लगातार हो रहे भेड़िए के हमले की घटना से करीब 110 गाँव के लोग हैं जो कि दहशत में हैं। महसी और शिवपुर के 110 गांवों में वन विभाग, पुलिस, पीएसी के जवान और जिले के कर्मचारी रोस्टर वाइज गश्त कर रहे हैं। बावजूद इसके भेड़िया लगातार अटैक कर रहा है। कर्नाटक के मंगलुरु में मस्जिद पर पथराव और आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर के बीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन देखने को मिला। प्रोटेस्ट रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग का इस्तेमाल किया, जिससे प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने हिंदू संगठन के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। मस्जिद पर पथराव मामले में गिरफ्तारी से नाराजगी है। बताया ये भी जा रहा है कि पथराव करने वाले बाइक पर सवार होकर के आए। पुलिस का कहना है कि आरोपी 2 बाइक पर सवार होकर के आए। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद मंगलुरु के बाहरी इलाके सूरतकल के पास कट्टीपल्ला में रात को लोग एकत्रित हुए, जिसके बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को तैनात किया गया। मणिपुर सरकार ने 5 हिंसा प्रभावित जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर बैन बढ़ा दिया है। गृह सचिव ने रविवार को बताया कि इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, थौबल, विष्णुपुर और काकचिंग के लोग 20 सितंबर तक मोबाइल इंटरनेट नहीं चला सकेंगे। दरअसल मणिपुर में अचानक बढ़ी हिंसक घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने 10 सितंबर को 5 दिन के लिए बैन लगाया था। हालांकि 12 सितंबर को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से बैन हटा लिया गया था।